हाय गाइस। तो अपन इस लेक्चर में पावर सिस्टम स्टेबिलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली पहले हम ये समझेंगे कि हमको स्टेबिलिटी पढ़ने की नीड क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा पावर सिस्टम है ये एक तरह का इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम है। तो अगर हमारा पावर सिस्टम इंटरकनेक्टेड है तो उसमें क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि सिस्टम हमारा हमेशा ही कंटिन्यूअस स्टडी स्टेट में चलता रहेगा। उसमें कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आते रहेंगे। अब जो डिस्टरबेंस आएंगे वो स्मॉल डिस्टरबेंस भी हो सकते हैं और लार्ज डिस्टरबेंस भी हो सकते हैं। जैसे स्मॉल डिस्टरबेंस की बात करें तो स्मॉल फ्लक्चुएशन इन लोड, अचानक से स्मॉल लोड बढ़ गया या लोड घट गया, तो ये स्मॉल डिस्टरबेंस के अंतर्गत आएंगे। लार्ज डिस्टरबेंस की बात करें तो जैसे कोई लाइन ट्रिप हो गई, ठीक है, लाइन पे फॉल्ट हो गया, ठीक है, बस फॉल्ट हो गया, तो ये लार्ज डिस्टरबेंस आते हैं। तो स्मॉल डिस्टरबेंस हो या लार्ज डिस्टरबेंस हो, अगर सपोज करिए बिफोर टी लेस देन जीरो या इन स्टडी स्टेट हमारा सिस्टम स्टेबल स्टेट में था और अचानक एस टी इक्वल टू जीरो पे किसी तरह का डिस्टरबेंस हुआ, वेदर इट इज ए स्मॉल डिस्टरबेंस और लार्ज डिस्टरबेंस। अगर डिस्टरबेंस आया और डिस्टरबेंस आने के बाद अगर हमारा सिस्टम अगेन अपने स्टेबल स्टेट में आ जाए तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे हम स्टेबल सिस्टम। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम एक अपने नॉर्मल अगर एग्जांपल है, सपोज करो कोई एक पर्सन है, वो साइकिल चला रहा है, ठीक है। अगर मैं ये स्टडी स्टेट में किसी भी स्पीड से चल रहा है, ठीक है, स्टडी स्टेट में किसी स्पीड से ये अपने साइकिल को चला रहा है। अगर मैं इसको अचानक से कोई सेकंड पर्सन इसको पीछे से धक्का दे दे तो देयर में बी ए चांस दैट कि ये जो पर्सन है वो गिर भी सकता है, ठीक है ना। इस मतलब अगर इसको धक्का देगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। अगर ये धक्का देने के बाद अगेन जिस वेलोसिटी से ये चल रहा था अगेन उस वेलोसिटी को रीगेन कर ले तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, स्टेबल सिस्टम। तो वैसे ही मशीन की भाषा में अगर हमारा सिंक्रोनस मशीन है, अगर उसमें किसी तरह का डिस्टरबेंस आ रहा है और डिस्टरबेंस आने के बाद वो अगेन अपने स्टेबल स्टेट को रीगेन कर ले या सिंक्रोनिज्म को रीगेन कर ले या स्टेडी स्टेट को रीगेन कर ले तो ऐसे सिस्टम को अनस्टेबल सिस्टम सॉरी स्टेबल सिस्टम बोलेंगे। अगर वो अपने स्टेबल सिस्टम को रीगेन नहीं कर पाया तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल सिस्टम बोलेंगे। तो यही चीज इसमें लिखी है कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम डिफाइंड एज एबिलिटी टू मेंटेन सिंक्रोनिज्म, ability to maintain synchronism or to regain its original state or steady state। मतलब जिस स्टेट में पहले t इज लेस देन जीरो में था उस स्टेट को अगर वो रिगेन कर ले आफ्टर सिस्टम इट इज सब्जेक्टेड टू सम फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस। अगर सिस्टम में किसी तरह का डिस्टरबेंस आ रहा है और डिस्टरबेंस आने के बाद अगेन अगर वो सिस्टम स्टेबल स्टेट को रीगेन कर ले तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, स्टेबल सिस्टम बोलेंगे। अगर वो सिस्टम डिस्टरबेंस आने के बाद वो अपने ओरिजिनल स्टेट को रीगेन नहीं कर पा रहा है तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल सिस्टम बोलेंगे। तो अब आगे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी स्टडीज। तो बेसिकली तीन तरह की स्टेबिलिटी स्टडीज की जाती है। फर्स्ट है रोटर एंगल स्टेबिलिटी, सेकेंड है वोल्टेज स्टेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। तो देखिए इसमें अपन जो पढ़ने वाले हैं रोटर एंगल स्टेबिलिटी को पढ़ने वाले हैं। जो वोल्टेज स्टेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इसमें अपन थोड़ा सा एक छोटा सा मैं पॉइंट ऑफ व्यू दे दूंगा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बातें मैं बता दूंगा। देखो रोटर एंगल स्टेबिलिटी और रोटर एंगल स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू डेल्टा। जो आपका लोड एंगल होता है या टॉर्क एंगल ये डेल्टा से रिलेटेड है। वोल्टेज स्टेबिलिटी, अब देखो अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है, जैसे मान लो सिस्टम हमारा स्टडी स्टेट में है और उसका जो वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज पे है, तो वो जो वोल्टेज है वो एक स्टेबल वोल्टेज है। बट ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन रिएक्टिव पावर वोल्टेज क्या होगा, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज। तो इसका मतलब जो वोल्टेज स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टिव पावर के, रिएक्टिव पावर पे। अगर रिएक्टिव पावर में इम्बैलेंस है तो वोल्टेज में क्या आएगा, वेरिएशंस आएगा। तो वोल्टेज में कितना वेरिएशन आ रहा है नहीं आ रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द रिएक्टिव पावर। तो वोल्टेज स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू व्हाट, रिएक्टिव पावर। एंड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू एक्टिव पावर। दैट मीन्स अगर आपका एक्टिव पावर में कुछ भी इम्बैलेंस हो रहा है तो आपके फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशंस होंगे। तो कितना होना चाहिए या कितना नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने स्टेबिलिटी का आपको यहाँ पे थ्योरी बताया कि अगर डिस्टरबेंस आने के बाद से वो अपने ओरिजिनल स्टेट को रिगेन कर ले रहा है तो ऐसे सिस्टम को स्टेबल सिस्टम कह रहे हैं। तो इन सेम वे में
अगर मैं रोटर एंगल स्टेबिलिटी की बात करूं, तो सपोज करिए आपका एक सिंक्रोनस मशीन है। अगर उसमें किसी तरह का डेल्टा मान लो, अंडर स्टडी स्टेट हमारा जो मशीन है, डेल्टा डेल्टा इक्वल टू 30 डिग्री पे स्टडी स्टेट में सिस्टम है। अगर किसी तरह से डिस्टरबेंस आया और सपोज इन केस एनी हाउ अगर डेल्टा इंक्रीज होने लगा, ठीक है, बट आफ्टर ए ट्रांजिएंट डिस्टरबेंस, कुछ डिस्टरबेंस के बाद अगर डेल्टा अगेन 30 डिग्री या किसी न्यू एंगुलर पोजीशन पे आ जाए, ठीक है, न्यू एंगुलर स्टेबल पोजीशन पे आ जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे स्टेबल सिस्टम। अगर डेल्टा आपका कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता गया या डेल्टा कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता गया, मतलब वो एक स्टेबल पॉइंट पे अगर नहीं आ पाया, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे कि वो क्या है, अनस्टेबल सिस्टम है। इन सिमिलर वे में अगर वोल्टेज स्टेबिलिटी की बात करें, तो अगर मान लीजिए स्टेडी स्टेट में हमारा सिस्टम रेटेड वोल्टेज पे काम कर रहा है, ड्यू टू रिएक्टिव पावर इम्बैलेंस के कारण अगर सपोज करिए वोल्टेज अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है या कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल सिस्टम बोलेंगे। या अगर हमारा जो ट्रांजिएंट जो डिस्टरबेंस है या रिएक्टिव पावर इम्बैलेंस कुछ सेकंड के लिए या ट्रांजिएंट पीरियड के लिए है, और वो वोल्टेज जो है अगेन अपने रेटेड वोल्टेज पे आ जाए, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, वोल्टेज स्टेबल सिस्टम बोलेंगे। और फ्रीक्वेंसी में सेम चीज़ है। अगर हमारा पावर इम्बैलेंस हो रहा है, तो पावर इम्बैलेंस इस तरीके से है कि आफ्टर ट्रांजिएंट डिस्टरबेंस के बाद वो अपने ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को रीगेन कर ले। मतलब अगर 50 हर्ट्ज पे चल रहा था, तो कुछ ट्रांजिएंट डिस्टरबेंस के कारण कुछ फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशंस आया, बट आफ्टर फ्यू ट्रांजिएंट डिस्टरबेंस के बाद अगर वो उस फ्रीक्वेंसी को अगेन रीगेन कर ले, तो हम वैसे सिस्टम को बोलेंगे कि हमारा फ्रीक्वेंसी स्टेबल सिस्टम है। ठीक है, तो एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पे जो वोल्टेज स्टेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दे आर इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू रिलेटेड टू रोटर एंगल स्टेबिलिटी, रोटर एंगल स्टेबिलिटी। तो ये जो मैंने सब लिखा है, इसको अपन कुछ अ, देर के बाद समझेंगे या अपकमिंग लेक्चर में समझेंगे। तो सबसे पहले अपन फोकस क्या करने वाले हैं, रोटर एंगल स्टेबिलिटी को। ठीक है, रोटर एंगल स्टेबिलिटी पे फोकस करने वाले हैं। बट बिफोर गोइंग टू द रोटर एंगल स्टेबिलिटी, सबसे पहले अपन समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क एंगल। ओके, अपन समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क एंगल। देखिए, टॉर्क एंगल को समझना इसलिए जरूरी है, जब आप स्विंग इक्वेशन को पढ़ेंगे, तो उसमें डेल्टा का क्या इफेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिकल पावर इनपुट। अगर मैकेनिकल पावर इनपुट को हम घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो उस पर डेल्टा का क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, मतलब डेल्टा कब बढ़ेगा या कब घटेगा, इन केस ऑफ जनरेटर और इन केस ऑफ मोटर, उसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो वन बाय वन इसको समझते हैं। तो देखिए, मैंने एक सिंक्रोनस जनरेटर लिया, ये जनरेटर का स्टेटर है, और मैंने एक जो है सेलिएंट रोटर ले लिया। तो सपोज करिए ये रोटर है, ठीक है, रोटर। तो जनरेटर में आपको पता है कि जो रोटर होता है वो डीसी एक्साइटेशन दिया जाता है। तो विद हेल्प ऑफ डीसी एक्साइटेशन मैंने क्या किया, नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट कर लिया, नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट कर लिया। अगर ये आपका सपोज करिए ये एक प्राइम मूवर है, तो विद हेल्प ऑफ प्राइम मूवर हम क्या करते हैं, सपोज करिए मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया। तो इसके कारण क्या होगा कि जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराओगे, तो रोटर भी आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, रोटेट करेगा। दैट मीन्स रोटर की फील्ड क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो अगर हमको ये बताना है कि इसमें कैसा ईएमएफ इंड्यूस होगा, डॉट आएगा कि क्रॉस आएगा, तो जब आपका फील्ड रोटेटिंग होना, तो हमेशा कंडक्टर को क्या करो, फील्ड के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हो। अगर फील्ड आपका यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो रोटर आपका ये जो स्टेटर का कंडक्टर को एज्यूम कर लो कि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब नॉर्थ का फील्ड यहाँ से बाहर की तरफ आएगा, तो ये आपका बी होगा। तो हमेशा फोर फिंगर को क्या करो, वी से स्टार्ट करो और बी की तरफ ले जाओ। तो फोर फिंगर को वी से ले जाओ बी की तरफ, तो आपका जो थंब होगा वो टुवर्ड द क्या होगा, आउट ऑफ द पेपर, या आपकी तरफ थंब आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। और इन सिमिलर वे में यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डॉट आ गया, यहाँ पे डॉट आ गया, यहाँ पे क्रॉस आ गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप मशीन में पढ़े होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं पावर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं आपको मशीन बताऊंगा, तो इस इन सब चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये डॉट हो गया, ये क्रॉस हो गया। अब अगर ये स्टेटर का आर्मेचर है, मैं एक ही कंडक्टर के ले रहा हूँ, हालांकि ये थ्री फेज मशीन होती है, बट समझाने के पर्पज से मैं ए डैश
वाले कॉइल को ले रहा हूँ, ठीक है, एक फेज की कॉइल को ले रहा हूँ। तो देखो, अगर मैं फोर फिंगर को क्रॉस में अंदर की तरफ ले जाऊं और डॉट से बाहर निकालूं तो जो थंब होगा हमेशा लेफ्ट टू राइट आएगा। लेफ्ट टू राइट आने का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे नॉर्थ बनेगा और ये आपका साउथ बनेगा, ये आपका नॉर्थ बनेगा और ये आपका साउथ बनेगा। मतलब कि ये यहाँ पे दो एमएमएफ क्रिएट हो गए, एक तो स्टेटर का एमएमएफ हो गया दैट इज एफ ए आर, और एक आपका रोटर का एमएमएफ हो गया दैट इज एफ आर। तो ये आपका किसका एमएमएफ हो गया, रोटर का एमएमएफ हो गया दैट इज एफ आर, एफ एफ हो गया। रोटर का एमएमएफ सपोज करिए एफ एफ है, या इसको अपन बोलते हैं रोटर एंगुलर पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं, रोटर रोटर एंगुलर एंगुलर पोजीशन, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रोटर एंगुलर पोजीशन। अब देखो ये नॉर्थ आर्मेचर का एमएफ होगा नॉर्थ टू साउथ, ऐसे जाएगा इधर से लेफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब जो एफ ए आर होगा वो ऐसे आएगा, लेफ्ट टू राइट होगा, एफ ए आर होगा। तो जब रोटर का एमएमएफ और जो आर्मेचर को एमएमएफ को ऐड करोगे तो कौन सा एमएमएफ आएगा, रिजल्टेंट एमएमएफ आएगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, रिजल्टेंट एमएमएफ। ये क्या है, रिजल्टेंट एमएमएफ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एफ आर बोलते हैं। तो ये जो एफ आर है इसको बोलते हैं हम सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। इस सब शब्दों का विशेष करके ध्यान देंगे, ये सब एग्जाम में आते हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनसली रोटेटिंग रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस, सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस। तो देखो जो डेल्टा होता है वो ऑलवेज मेजर्ड किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस। और ये जो सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस होता है ये ऑलवेज सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। मतलब ये सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा 1500, अगर दो पोल की मशीन है तो हमेशा 1500 आरपीएम के स्पीड से रोटेट करेगा, ठीक है। अगर हमारा सिंक्रोनस जनरेटर स्टेडी स्टेट में है तो रोटर की भी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड पे होगी, क्योंकि ये एक सिंक्रोनस मशीन है, दैट इज एन आर इक्वल टू एन एस होगा। तो मैंने बताया कि जो डेल्टा होता है वो ऑलवेज मेजर्ड किया जाता है, मतलब रोटर एंगुलर पोजीशन इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू synchronously rotating reference axis. Delta is always measured from synchronously rotating reference axis. शब्दों का विशेष करके ध्यान दीजिए। तो डेल्टा को हम क्या यहाँ से मेजर करेंगे, हमेशा इस सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस से मेजर करेंगे। तो एंगल बिटवीन एफ एफ, तो डेल्टा किसके किसके बीच का एंगल है, जो रोटर का एमएमएफ है, ठीक है, रोटर एमएमएफ एंड ये एंगल मैं बना रहा हूँ, एंगल बिटवीन, डेल्टा इज द एंगल बिटवीन रोटर एमएमएफ एंड व्हाट, रिजल्टेंट एमएमएफ। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि डेल्टा किसके किसके बीच का एंगल होता है, तो रोटर एमएमएफ और रिजल्टेंट एमएमएफ के बीच का एंगल होता है। और दूसरा ऑलरेडी आपके गेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि डेल्टा इज ऑलवेज measured from what, synchronously rotating reference axis, या बोले तो rotor angular position is always measured from what, synchronously rotating reference axis, ठीक है ना। तो इस चीज को नोट करिए और ध्यान से, ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे रोटर एंगुलर पोजीशन is always measured from synchronously rotating reference axis, ठीक है। तो आपका डेल्टा जो है सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस से मेजर किया जाए। तो देखिए डेल्टा जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब। और एक चीज यहाँ पे और क्या थर्ड पॉइंट क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इन केस ऑफ जनरेटर एक्शन, अब देखो इन केस ऑफ जनरेटर एक्शन, अब देखो ये जो रोटर का नॉर्थ है इस साउथ स्टेटर के साउथ से अलाइन करना चाहेगा, इसका मतलब रोटर पे जो टॉर्क लगेगा, इस रोटर के एमएमएफ पे जो टॉर्क लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। जो टॉर्क लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, रोटर के, इस रोटर के एमएमएफ पे जो टॉर्क लगेगा या रोटर पे जो टॉर्क लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इन केस ऑफ द जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क
ऑलवेज अपोजिट टू द व्हाट, प्राइम मूवर टॉर्क। तो अगर ये प्राइम मूवर टॉर्क टीएम है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो नॉर्थ है ये स्टेटर के साउथ से अलाइन होना चाहेगा, और जो ये रोटर का साउथ है वो स्टेटर के नॉर्थ से अलाइन होना चाहेगा। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जनरेटर की पहचान है, इन केस ऑफ जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऑलवेज अपोजिट टू द प्राइम मूवर टॉर्क। ओके। और दूसरी बात यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आपका रोटर एंगुलर पोजीशन है इज ऑलवेज अहेड ऑफ द सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिफरेंस एक्सिस। अगर जनरेटर को पहचानना, अगर फेजर दे दिया जाए कि ये जनरेटर का फेजर है कि रोटर का फेजर है, अगर आपका रोटर एंगुलर पोजीशन या जो रोटर का एमएमएफ है वो आगे है या अहेड है ऑफ द सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस, देन वी कैन से इट इज ए जनरेटर। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे कि इन केस ऑफ जनरेटर, इन केस ऑफ जनरेटर, जनरेटर रोटर एंगुलर पोजीशन, रोटर एंगुलर पोजीशन is always ahead of what, synchronously rotating reference axis, synchronously rotating reference एक्सेस। ठीक है। तो आशा करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम ये समझते हैं कि अगर मैं मैकेनिकल पावर इनपुट को अगर मैं घटा रहा हूँ या बढ़ा रहा हूँ तो उससे डेल्टा पे क्या क्या इफेक्ट होगा, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं जनरेटर की बात करूं, अगर मैं जनरेटर की बात करूं तो देखो जनरेटर में आपका जो इनपुट होता है वो क्या होता है, मैकेनिकल इनपुट होता है, और आउटपुट आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता है। मैकेनिकल इनपुट होगा और आउटपुट इलेक्ट्रिकल होगा, तो जो एक्सिलरेटिंग पावर होगी वो क्या होगी, पी एम माइनस पीई होगी। एक्सिलरेटिंग पावर पी एम माइनस पीई होगी। अगर फर्स्ट मैं कहूँ कि इफ जो मैकेनिकल पावर इनपुट है वो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट के बराबर है, तो जो आपका एक्सेलरेटिंग पावर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेटिंग पावर जीरो होने का मतलब है कि जो आपका जनरेटर होगा वो न तो एक्सेलरेट करेगा न तो डीसेलरेट करेगा। तो नाइदर एक्सेलरेशन नॉर डी एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे नाइदर एक्सीलरेशन नॉर डी एक्सीलरेशन। अगर सेकेंड बात करें, इफ पीएम इज ग्रेटर देन पीई, अगर पीएम पीई से ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेटिंग पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सीलरेशन करने का मतलब अगर आप साइकिल चला रहे हो और अचानक से पीछे से धक्का दे दिया जाए तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जो रोटर की स्पीड होगी वो ग्रेटर देन हो जाएगी व्हाट, सिंक्रोनस स्पीड। और इस केस में देखिए कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, दैट मीन्स स्टडी स्टेट ऑपरेशन है, तो रोटर की स्पीड ऑलवेज मेंटेन रहेगी एन आर इक्वल टू एन एस। ठीक है, एन आर इक्वल टू एन एस। थर्ड बात कर लेते हैं, अगर इफ जो आपका पीएम है वो लेस देन पीई है, तो अगर पीएम की वैल्यू जो मैकेनिकल पावर इनपुट है वो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट से कम है, तो आपका जो एक्सेलरेटिंग पावर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। जो पी ए होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव होने का मतलब क्या है, डीसेलरेशन है। डीसेलरेशन मतलब स्पीड आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन है। ठीक है ना। तो इसका मतलब इस केस में जो रोटर की स्पीड होगी वो क्या होगी, लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होगी। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये समझना चाहूँ कि डेल्टा का वेरिएशन कैसे देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिकल पावर इनपुट, उसको समझते हैं। तो आपको अभी मैंने बताया, सपोज करिए जनरेटर के केस में ये सपोज करिए आपका एफ आर है, रिजल्टेंट एमएमएफ, दैट इज सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस एंड इट इज ऑलवेज रोटेट एट ए सिंक्रोनस स्पीड। हमेशा कोई भी डिस्टरबेंस आए जो सिंक्रोनसली रोटेटिंग, इसका नाम ही है सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस, दैट मीन्स ये ऑलवेज आपका रोटेट करेगा एट ए सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज 1500 आरपीएम की स्पीड से। तो ये आपका कौन सा एक्सिस है, सिंक्रोनसली रोटेटिंग रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस।
और यहाँ पे देखो जो सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस से डेल्टा, यहीं से डेल्टा मेजर होगा इन केस ऑफ जनरेटर, उस पे आएगा रोटर एंगुलर पोजीशन। तो यहाँ से देखो, सपोज करो ये आपका, यहाँ से ये आपका रोटर का, जो रोटर का एंगुलर पोजीशन है, रोटर एंगुलर पोजीशन दैट इज एफ एफ, ठीक है। और यहीं से इस सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस से आपका डेल्टा क्या होता है, मेजर होता है, मेजर होता है। तो अंडर स्टेडी स्टेट जब कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आया है, तो यहाँ पे जो रोटर की स्पीड है एन आर इक्वल टू एन एस है, दैट इज 1500 आरपीएम पे ये भी रोटेट कर रहा है। और जो ये सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस है, ये भी आपका एन आर बराबर एन एस है, और ये भी आपका 1500 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। जब दोनों ही 1500 आरपीएम से रोटेट करेंगे, जब दोनों ही 1500 आरपीएम से रोटेट करेंगे, तो ये डेल्टा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। डेल्टा आपका कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब, अगर मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊं, सपोज करो ये एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है। तो ये आपका रोटर एंगुलर पोजीशन है, तो मैं रोटर एंगुलर पोजीशन को आगे बना दिया, और ये सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस है, और इनके बीच का जो एंगल है, या इसको डेल्टा के फॉर्म में समझिए या डिस्टेंस के फॉर्म में सोच लीजिए, ये भी आपका 1500 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। मतलब इसकी स्पीड है, इसकी भी आपकी स्पीड जो है 1500 आरपीएम की है, तो डेल्टा आपका कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन सपोज करिए, तो ये जो कंडीशन है, अभी ये जो पहली कंडीशन है, ये पहले वाले स्टेट को बता रही है। तो इसका मतलब, अगर आपका पीएम बराबर पीई है, अगर पीएम मैकेनिकल पावर जो है इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर है, तो उस समय जो रोटर की स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है, तो उस समय आपका डेल्टा क्या है, कांस्टेंट मेंटेन है। तो इसका मतलब इस केस में आपका जो डेल्टा होगा, पहले केस में डेल्टा आपका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। डेल्टा आपका कांस्टेंट रहेगा। बट सपोज करिए किसी डिस्टरबेंस के कारण, या ये बोले कि अगर मैं मैकेनिकल पावर इनपुट को बढ़ा दूं, तो पीए अगर पॉजिटिव हो जाएगा, तो एन आर इज ग्रेटर देन एन एस। दैट मीन्स जो रोटर की स्पीड जो है, अगर सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो गई, दैट मीन्स अगर ये पहले 1500 की स्पीड से रोटेट कर स्पीड से भाग रहा था, तो इसकी स्पीड सपोज करो अब 1560 हो गई, कुछ देर के बाद ये 1560 की स्पीड से भाग रहा है, 1560, और इसकी स्पीड हमेशा 1500 मेंटेन रहेगी। तो इनके बीच में अब फासले बढ़ेंगे ना, तो डेल्टा आपका क्या होगा, बढ़ेगा। डेल्टा आपका क्या होगा, बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि जो ये रोटर का एंगुलर पोजीशन है, ये अब कहीं यहाँ पे आ गया होगा, कहीं इधर आ गया होगा। तो प्लस डेल्टा से इसका डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा हो जाएगा, तो डेल्टा आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर आपका स्पीड या मैकेनिकल पावर इनपुट को आप बढ़ा रहे हो, तो उस समय रोटर की जो स्पीड होगी वो सिंक्रोनस स्पीड से जब ज़्यादा होगी, तो इन केस ऑफ जनरेटर एक्शन आपका जो डेल्टा होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। डेल्टा आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, डेल्टा आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो एक मिनट में इस चीज को, चलिए ये वाला दूसरा केस है, तो ये जो मैंने बताया, ये दूसरा केस वाला, ये यहाँ से मैंने फेजर बनाया, ये फर्स्ट केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया। अब थर्ड केस को समझते हैं। अगर आपका पीएम लेस देन पीई है, अगर मैकेनिकल पावर इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट से कम है, तो उस समय एनआर आपका लेस देन एनएस है। एनआर लेस देन एनएस का मतलब, अब सपोज करिए पहले 1500 था, अब इसकी स्पीड आपकी मान लो 1440 हो गई, ये तो सेकंड केस हो गया। अगर थर्ड केस की, अगर अगर अपन बात करें थर्ड केस की, तो थर्ड केस में सपोज करिए ये जो एफ एफ था, पहला वाला आदमी, ये अब इसकी स्पीड मान लो 1440 आरपीएम हो गई, और ये स्टिल 1500 से भाग रहा है। ये धीरे आगे जा रहा है, ये तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आपका डेल्टा इनके बीच में क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसका मतलब जो रोटर होगा ये पीछे की तरफ, जो रोटर एंगुलर पोजीशन होगा, ये और एक दूसरे से पास आएंगे, तो इसका डेल्टा क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये थर्ड वाला केस हो जाएगा। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा आपका रिड्यूस हो जाएगा। ये सारा चीज आपको काम आएगा जब आप स्विंग इक्वेशन पढ़ोगे। ठीक है, जब आप स्विंग इक्वेशन पढ़ोगे, तो इसका समरी पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ। समरी पॉइंट अपन यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। तो देखो, जब आपका पीएम बराबर पीई था, तो आपका एनआर बराबर एनएस था। तो इस केस में आपका जो डेल्टा था, ये सब जनरेटर के केस में है, इन केस ऑफ जनरेटर। ठीक है, ये जनरेटर का केस मैं बता रहा हूँ। तो डेल्टा आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। सेकेंड केस मैंने क्या बताया, अगर आपका मैकेनिकल पावर इनपुट ग्रेटर देन पीई है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि एनआर क्या होगा, ग्रेटर देन एनएस होगा, तो आपका डेल्टा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। थर्ड पॉइंट आपको क्या बताया, अगर मैकेनिकल पावर इनपुट लेस देन इलेक्ट्रिकल पावर है, तो आपका एनआर जो होगा लेस देन
एनएस होगा और आपका डेल्टा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक बार इधर से भी चेक कर लेते हैं। डेल्टा डिक्रीज था जब पीएम लेस देन पी और यहाँ से इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। देखो मोटर का केस जो होगा इससे जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, जैसा मैंने ये बनाया ना, मोटर का केस इसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर मैं मोटर का केस लिखूं, अगर मैं यहाँ पे मोटर का केस लिखूं, तो मोटर के केस में क्या होगा कि जब आपका पी एम इक्वल टू पीई होगा, तो उस केस में भी आपका एन आर इक्वल टू एन एस होगा। तो इसमें डेल्टा आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है दोनों दोनों में, देखो मोटर के केस में क्या होता है, अगर ये आपका मोटर है तो मोटर में जो इनपुट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, और आउटपुट आपका मैकेनिकल होता है। तो इस केस में जो एक्सीलरेटिंग पावर का फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकल पावर माइनस मैकेनिकल पावर, ये बनेगा इन केस ऑफ मोटर। तो देखो जब आपका पी एम पी के बराबर होगा, तो आपका जो एक्सेलरेटिंग पावर होगा वो होगा जीरो। अगर एक्सेलरेटिंग पावर जीरो होने का मतलब है कि मोटर जो है नाइदर एक्सेलरेट और नाइदर डी एक्सीलरेट, तो उस समय रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगी, आपका डेल्टा कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। दूसरे केस में अगर आपका पी एम ग्रेटर देन पीई होगा, तो यहाँ इस रिलेशन से देखो तो आपका जो पी ए होगा, वो पी ए आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कैसा केस है, डी एक्सीलरेशन है, डी एक्सीलरेशन है। तो डी एक्सीलरेशन के केस में जो रोटर की स्पीड होगी वो क्या होगी, लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होगी। अगर थर्ड केस की बात करें, तो अगर मैं बात करूं कि जो पीएम है वो लेस देन पीई है, तो इस केस में देखो पीएम लेस देन पीई है, मतलब आपका पीए क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो ये कैसा केस हो गया, एक्सीलरेशन वाला केस हो गया, एक्सीलरेशन वाला केस हो गया। तो इस समय जब एक्सीलरेशन का केस होगा तो रोटर की स्पीड क्या होगी, ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड होगी। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एन आर ग्रेटर देन एन एस है तो डेल्टा इंक्रीज हो रहा है। तो जब आपका यहाँ पे एन आर ग्रेटर देन एन एस होगा, तो यहाँ पे डेल्टा आपका क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और देखो यहाँ पे एन आर लेस देन एन एस है, तो यहाँ पे देखो एन आर लेस देन एन एस में यहाँ पे डेल्टा डिक्रीज होता है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है उसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। देखो जब जनरेटर की मैंने बात की थी, तो उस केस में देखो जो आपका रोटर का एंगुलर पोजीशन था दैट इज एफ एफ, इट इन केस ऑफ जनरेटर जो रोटर एंगुलर पोजीशन था वो ऑलवेज क्या होता है, अहेड ऑफ सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस। तो जो सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस होता है उससे आगे होता है। बट इन केस ऑफ मोटर जो रोटर एंगुलर पोजीशन होता है वो हमेशा फॉल्स बैक होता है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मोटर के केस में बात करूं, तो अगर मैं ये कहूं कि ये आपका सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस है दैट इज एफ आर, जो कि हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है, ऑलरेडी मैं ये बात बता चुका हूं। तो ये कौन सा एक्सिस है, सिंक्रोनसली रोटेटिंग रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, तो जो आपका रोटर एंगुलर पोजीशन होगा वो इससे पीछे रहेगा, फॉल्स बैक होगा। तो ये आपका होगा एफ एफ, इससे पीछे रहेगा। ठीक है, तो अब आपको जो डेल्टा मेजर करते हैं हमेशा विद रिस्पेक्ट टू सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस, तो डेल्टा आपका क्या हो रहा है, क्लॉक वाइज आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, क्लॉक वाइज होने का मतलब क्या है, जो एंगल डेल्टा है वो क्या है, निगेटिव है। तो हमेशा इन केस ऑफ जनरेटर डेल्टा आपका पॉजिटिव होता है, और इन केस ऑफ मोटर जो डेल्टा होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। दैट्स वाई जो आपका रोटर एंगुलर पोजीशन होता है ऑलवेज फॉल्स बैक टू सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस। तो अगर सपोज करिए स्टडी स्टेट में, ये तो हमेशा आपका 1500 आरपीएम से रोटेट करेगा। और अगर अपन स्टडी स्टेट में बात करें, तो जो रोटर की स्पीड होगी वो भी क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड होगी, वो भी आपका 1500 आरपीएम से रोटेट करेगा। ठीक है, लेकिन सपोज करिए अगर अगर एन आर इज ग्रेटर देन एन एस हो जाए, अगर एन आर इज ग्रेटर देन एन एस हो जाए, तो एन आर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ। अगर एन आर ज़्यादा तेजी से आगे आएगा ना, और ये तो 1500 से जा रहा है, ये फर्स्ट वाला केस हो गया। तो इस केस में यहाँ पे मैं एक मिनट इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखो जब एन आर बराबर एन एस होगा, जब एन आर बराबर एन एस होगा, तो आपका डेल्टा, ये मोटर का केस मैं बता रहा हूँ, आपका डेल्टा आपका रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, डेल्टा आपका रहेगा कांस्टेंट, पहला हो गया। दूसरा, अगर आपका एन आर इज ग्रेटर देन एन एस हुआ, अगर एन आर की रोटर की स्पीड ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड होगी, तो जो आपका रोटर वो ज़्यादा स्पीड से ऐसे सिंक्रोनसली रेफरेंस एक्सिस की तरफ तेजी से बढ़ेगा। तो इसका मतलब कहीं यहाँ पे आ जाएगा।
अगर ये सेकंड केस में एफ एफ यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब डेल्टा आपका क्या हो गया, पहले के केस में डिक्रीज हो गया, तो डेल्टा आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब इन केस ऑफ मोटर इफ एन आर इज ग्रेटर देन एन एस, तो डेल्टा आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन देखें, अगर एन आर इज लेस देन एन एस होगा तो उसको देख लेते हैं। तो देखो, अगर एन आर लेस देन एन एस होने का मतलब ये है कि जो एन आर की स्पीड अगर ये 1500 आरपीएम पे यहाँ पे है, तो जब इसकी स्पीड सपोज करो 1440 होगी तो ये कहीं पीछे होगा, है ना। एन आर बराबर एन आर लेस देन एन एस, सपोज करो 1440 आरपीएम इसकी स्पीड है, 1440 आरपीएम। तो यहाँ से देखो तो डेल्टा आपका क्या हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में डेल्टा आपका क्या हो गया, बढ़ गया है। तो ये थर्ड केस हो गया। तो जब आपका एन आर लेस देन एन एस होगा तो आपका क्या होगा, डेल्टा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये जो पॉइंट्स है जनरेटर और मोटर के, इसको आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखने हैं, दैट इज व्हाट, कि आपको ये वाला जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, कि क्योंकि वहाँ पे सोचने का टाइम नहीं होता है। तो इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर आपका इन केस ऑफ जनरेटर अगर एन आर एन एस से ज़्यादा है तो आपका डेल्टा इंक्रीज होगा, अगर एन आर लेस देन एन एस है तो डेल्टा डिक्रीज होगा। और एन आर एन एस के बराबर है तो आपका डेल्टा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और इन केस आप मोटर देखें, तो अगर एन आर आपका एन एस है तो आपका डेल्टा आपका कांस्टेंट रहेगा। और जब आपका एन आर लेस देन एन एस है तो डेल्टा आपका इंक्रीज होगा, और अगर आपका एन आर ग्रेटर देन एन एस है तो डेल्टा आपका डिक्रीज होगा। और सेम चीज़ यहाँ पे मैंने आपको समझा दी है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ जनरेटर, इन केस ऑफ जनरेटर, जो आपका रोटर एंगुलर पोजीशन होता है वो ऑलवेज अहेड ऑफ व्हाट, सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस। एंड इन केस ऑफ मोटर, इन केस ऑफ मोटर, जो आपका रोटर एंगुलर पोजीशन है दैट इज एफ एफ, ऑलवेज फॉल्स बैक बिहाइंड द सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। तो इतनी बातें आप तैयार करें, ठीक है। मैं थोड़ा सा मेरा गला खराब है इसलिए मैं लेक्चर को थोड़ा ज़्यादा नहीं ले पा रहा हूँ आज, ठीक है। तो इतना आप तैयार करके आए सो दैट आपका जो नेक्स्ट लेक्चर हो वो ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। थैंक यू।